डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने निर्धनता एक चुनौती नामक पाठ को शुरू किया था और इसके अंतर्गत हमने बात की थी निर्धनता किसे कहते हैं और इसको जो भारत में निर्धनता मानी जाती है इसमें उसके क्या आंकड़े रखे गए, किसके आधार पर व्यक्ति को निर्धन माना जाता है और निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है। आज जो हेडिंग है, हमारा जो पहला हेडिंग है उससे हम शुरुआत करते हैं, वह है निर्धनता के अनुमान। ठीक है जी। तो निर्धनता के अनुमान के लिए यह एक तालिका नीचे दी गई है, उस तालिका के आधार पर आप इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुमान में 1993-94 में लगभग 45% से बढ़कर 2004-05 में यह 37.2% तक की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। ठीक है। यद्यपि कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से नीचे आ जाएगी, ऐसा अनुमान है। इस एवरेज को लगाते हुए ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है जी। तो जबकि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को पूर्व के 2 दशकों में यह गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर यह 270 मिलियन प्रतिवर्ष आ चुकी है। 2011-12 में इसकी औसतन गिरावट 2.2% की रही। 2004-05 में 2004-05 से 2011-12 की यह बीच हुई है, ये 2.2 की जो गिरावट हुई है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं 1993-94 में दिखा रहे हैं ये 507 जो दिख रहा है इसे 50.7 मानिए, तो 50.7 निर्धनता अनुपात रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का 32% रहा है, लगभग शहरी क्षेत्रों का योग रहा है इसका 45%, जैसा अभी आपको हमने बताया था। तो इनका क्या किया, एवरेज निकाल लिया इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों का मिलाकर। इसके बाद 2004-05 का दे रखा है इन्होंने 42%, उसके बाद शहरी क्षेत्र का जो है वो है 26%, इसका एवरेज क्या रहा 37%। तो इस प्रकार से ग्रामीण व शहरी उसका एवरेज निकाल लेते हैं। आगे की भी दोनों लाइनें बोल देता हूँ। 2009-10 में 34% रहा गाँव का और शहर का रहा 21%, तो इसका एवरेज रहा 30%। ठीक है जी। इधर यह इस तालिका में ही इधर संख्या दे रखी है निर्धनों की ये, तो इसके अकॉर्डिंग जो संख्या है उसको आप जो है चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक। अब इसके आधार पर यहाँ पर यह क्वेश्चन दे रखा है कि 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 40.7 करोड़ क्यों बनी रही लगभग। तो बताइए क्यों बनी रही। आप लोग जो है इसके विषय में विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस दौरान जो जनसंख्या बढ़ी होगी उसकी वजह से निर्धनता के जो निर्धन लोग थे उनकी संख्या में कमी नहीं आ पाई। ठीक है ना। और उसकी दर कम थी निर्धनता अनुपात की गिरने की, और जबकि उस उतनी ही लगभग दर थी जितनी दर निर्धनता अनुपात गिरने की थी उतनी ही लगभग जनसंख्या के बढ़ने की थी, तो इसलिए सेम बनी रही। ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान है। तो आप इसका अध्ययन कर लें, इसके आधार पर आप इसके निकाल लेंगे कि कौन से में कौन सी ज़्यादा गिर रही है। नेक्स्ट हेडिंग है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह कौन से होते हैं। असुरक्षित समूह उन समूहों को माना जाता है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादातर उसमें निर्धन मिलते हैं लोग, उन समूहों के लोग जो होते हैं ज़्यादातर निर्धन मिलते हैं। भारत में निर्धनता रेखे के नीचे नीचे जो लोगों का अनुपात है वो भी एक समान नहीं है। अलग अलग जाति वर्ग और अलग अलग समूहों के अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्धनता देखने को मिलती है। किसी वर्ग में निर्धनता रेखा जहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है तो किसी वर्ग में यह कम देखने को मिलती है। यदि हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखें तो सर्वाधिक असुरक्षित समूह में ग्रामीण कृषि कृषि श्रमिक परिवार के लोग जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर, और शहरों में अनियमित मजदूर परिवार हैं। ये ऐसे समूह हैं जो आर्थिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित मिलते हैं। ठीक है जी। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, यदि सभी लोगों को निकालें तो उसका एवरेज क्या आ रहा है 22, जबकि वर्तमान में 2011-12 के अनुसार। जबकि यदि हम कास्ट वाइज निकालें तो अनुसूचित जाति से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनमें यह एवरेज 43% का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोग ज़्यादा असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता के रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र में 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां भी यदि हम जाति के आधार पर निकालें तो असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। इस तालिका को आप देख लीजिए। तो इसमें बीच में दे रखा है भारतीय निर्धनता अनुपात का एवरेज, और इसके चारों तरफ दे रखे हैं वो असुरक्षित समूह जिनका एवरेज इससे ऊपर है, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण, और अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी। अनियत का मतलब है जिनको नियमित नौकरी या नियमित रोजगार जिनके पास नहीं रहता। ठीक है, तो ये दोनों तालिका आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह में निर्धनता में कमी आई है। ठीक है, इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। आय असमानता का मतलब निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे कि हमने उन कठिनाइयों के विषय में कल जिक्र किया था कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं या कौन कौन सी परेशानियाँ निर्धनों में कॉमन रूप से देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। जिस समय हमने जनसंख्या वाले पाठ को पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो उसमें हमने लास्ट ईयर और इस साल भी पढ़ेंगे आप उसके विषय में, जनसंख्या के विषय में, तो उसमें हमने निर्भर समूह के विषय में पढ़ा होगा। तो निर्भर समूह में कौन आती हैं, वे महिलाएं जो रोजगार से जुड़ी हुई नहीं होती, वृद्ध लोग और बच्चे। ठीक है जी, 15 साल से कम आयु के लोग और 60 वर्ष से ऊपर के लोग निर्भर समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोगों को, ये लोग वे हैं, ये लोग उस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं जो उन निर्धनों में भी सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके बाद इन्होंने शिवरमन की कहानी दी है। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन जो है वो मोची जाति का है। वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेती और मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 से 6 महीने मिलता है। यानी का मतलब वो एक प्रकार से मौसमी बेरोजगार है, क्योंकि उसको जो बेरोजगारी है उसकी वो किसके ऊपर है, मौसम के ऊपर डिपेंड है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे भी कभी कभी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसको 100 रुपये मिलते हैं, तो उसकी पत्नी को कम मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्षीय विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्षीय एक अविवाहित बहन है। तो ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसके आधार पर आप क्या समझेंगे कि शिवरमन अपनी अनियमित रोजगार के कारण अपने दैनिक जीवन की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी नहीं कर पा रहा है। जैसे सिस्टर की शादी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, विद्यालय भेजना है। ठीक है जी, और ये सारे अपने कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा उसका गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, शेष कर। धन्यवाद।